नमस्कार। आज हम करते हैं सैयद वंश। देखिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 के अंदर, ठीक है, तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? तैमूरलंग ने। 1398 में इस आक्रमण में तैमूरलंग ने दिल्ली को लूट लिया और बाद में उसने यहाँ खिज़र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो तैमूर ने अपना प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया? खिज़र खां को। ठीक है, तो यहाँ देखिए खिज़र खां। देखिए, खिज़र खां की गद्दी नशीनी के साथ ही या सत्ता पर आने के साथ ही सैयद वंश की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज़र खां था, जिसने 1414 से 1421 तक शासन किया। खिज़र खां ने अपने शासनकाल के दौरान ना ही तो शाह की उपाधि धारण की और ना ही उसने अपने नाम के कोई सिक्के जारी किए। इस प्रकार उसने केवल तैमूर के एक प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन किया। कब तक? 1414 से 1421। तो खिज़र खां के बाद मुबारक शाह दिल्ली के शासक बने। मुबारक शाह ने 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया और मुबारक शाह ने सर्व शाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? सर्व शाह। और मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह सैयद वंश का शासक बना। ठीक है, यानी सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां, उसके बाद शासक बने मुबारक शाह, उसके बाद बने मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ये इसके चौथे या अंतिम शासक थे। कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। तो ध्यान रखें, सैयद वंश के कुल 4 शासक हुए हैं, जिनमें खिज़र खां पहले, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह ये सैयद वंश के अंतिम शासक हुए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1451 ईस्वी के अंदर अपनी इच्छा से गद्दी है वो बहलोल लोदी को सौंप दी। तो इसका मतलब सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, और अलाउद्दीन आलम शाह ने 1451 में गद्दी किसको सौंप दी? बहलोल लोदी को। और बहलोल लोदी को गद्दी सौंपने के साथ ही दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना हो गई। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, और बहलोल लोदी है वो सत्तासीन कब हुआ? 1451 में। कब? जब अलाउद्दीन आलम शाह ने उसको गद्दी सौंप दी। देखिए, बहलोल लोदी के समय की कोई यदि हम विशेष घटना देखें तो वो विशेष घटना क्या है? दिल्ली पर पहली बार, देखिए, अब तक दिल्ली पर तुर्कों का शासन रहा है, लेकिन पहली बार यहाँ अब अफ़गान राज्य स्थापित हुआ है। ध्यान रखें, दिल्ली पर पहली बार अफ़गान राज्य की स्थापना किसके द्वारा होती है? बहलोल लोदी के द्वारा होती है। और कब होती है? 1451 के अंदर होती है। और इसके समय जौनपुर के शासक थे। कहाँ के शासक? जौनपुर के शासक कौन थे? जौनपुर के शासक थे महमूद शाह सरकी। कौन थे? महमूद शाह सरकी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन बहलोल लोदी ने दिल्ली पर जौनपुर के शासक महमूद शाह सरकी के आक्रमण को असफल कर दिया। क्या कर दिया? असफल कर दिया। और उन्होंने लगभग 38 वर्ष शासन किए। 38 वर्ष के शासन के पश्चात 1489 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये थे बहलोल लोदी, जिसके समय
अफगान राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली का प्रथम अफगान साम्राज्य क्या था? लोदी वंश था। अब बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निज़ाम शाह है, शासक बना। ठीक है, यानी बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निज़ाम शाह शासक बनता है और वो सिकंदर शाह है या सिकंदर लोदी की उपाधि के साथ शासक बनता है। यानी सिकंदर लोदी नाम से इतिहास में जो शासक प्रसिद्ध है उसका मूल नाम क्या था? निज़ाम शाह है, और वो सिकंदर शाह के नाम से शासक बनता है और 1489 से 1517 तक उसने शासन किया था। ठीक है, यदि हम लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश में यदि कोई प्रभावशाली शक्तिशाली शासक हुआ है तो वो शासक हुआ है सिकंदर लोदी या सिकंदर शाह है। सिकंदर लोदी ने अपने क्षेत्र को तिरहुत, बंगाल, बिहार के क्षेत्रों तक बढ़ा लिया था। यानी अपना क्षेत्र या अपना प्रभाव कहाँ तक बढ़ाया? तिरहुत, बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों तक उसका अधिकार हो गया था। सिकंदर लोदी ने न्याय व्यवस्था का बड़ा प्रयास किया या न्यायिक क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार किए। इसके अलावा उसने राजस्व के संबंध में भी सुधार किया। ठीक है, इस प्रकार सिकंदर है लोदी है वो लोदी वंश के शासकों में अपने आप को प्रभावशाली दर्शाने में कामयाब रहा है। भूमि की नाप करवाई। ठीक है, यानी सिकंदर लोदी ने भूमि की नाप करवाई और भूमि की नाप करवाकर उसी आधार पर उन्होंने क्या किया? भूमि कर नियत किया। ठीक है, भूमि की नाप करवाकर भूमि कर नियत किया। उसने भूमि की नाप करवाने के लिए एक नए गज का इस्तेमाल किया और उसका यह गज इतिहास में सिकंदरी गज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, किस गज के नाम से प्रसिद्ध हुआ? सिकंदरी गज। और ये गज है वो लगभग 30 इंच का था। कितने इंच का था? 30 इंच का। इसके अलावा लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने इटावा, बयाना, ठीक है, बयाना भरतपुर का क्षेत्र है। ठीक है, इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर आदि के शासकों को अपने अधीन बनाए रखने के लिए या आदि राजपूताने के शासकों को अपने प्रभाव में बनाए रखने के लिए उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की। यानी आगरा नगर की स्थापना उसने 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। उसका उद्देश्य क्या था कि वो इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर आदि रियासतों पर अपना कब्जा बना के रख सके, अपना प्रभाव स्थापित रख सके, साथ ही साथ यहाँ के व्यापारिक क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सके। इसलिए उसने आगरा नगर की स्थापना की थी। और सिकंदर का उपनाम था गुलरुखी। क्या नाम था? गुलरुखी सिकंदर लोदी का उपनाम था और इसी उपनाम से वह कविताएं लिखा करता था। 1517 के अंदर सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार सिकंदर लोदी लोदी वंश के प्रभावशाली शासकों में शामिल था। या यूँ कहीं लोदी वंश का प्रभावशाली शासक कौन था? तो वो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश का शासक बना इब्राहिम लोदी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक शासन किया था। कब से कब तक? 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोदी है उसको राजपूताने के शासक या मेवाड़ के शासक राणा सांगा से संघर्ष करना पड़ा और 2 बार उसने राणा सांगा से संघर्ष किया और इस संघर्ष में 2 बार लोदी हारा। ठीक है, यानी किसका संघर्ष हुआ? राणा सांगा मेवाड़ के शासक, इब्राहिम लोदी का संघर्ष हुआ और दोनों बार ही इब्राहिम लोदी है वो राणा सांगा से हार गया। लेकिन 1526 में मुगल शासक, ठीक है, मुगल शासक बाबर ने आक्रमण किया
ठीक है। और बाबर ने यह आक्रमण 1526 में किया और इब्राहिम लोदी के साथ ये संघर्ष हुआ। ये संघर्ष इतिहास में पानीपत का युद्ध कहलाता है। कौन सा युद्ध कहलाता है? पानीपत का युद्ध। इस पानीपत के युद्ध के अंदर युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ भारत में पानीपत के युद्ध के साथ ही इब्राहिम लोदी की समाप्ति के साथ ही भारत में सल्तनत युग का समापन हो जाता है और उसके स्थान पर 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार सल्तनत का युग समाप्त और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की जाती है। धन्यवाद।